मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनों पर विश्वास नहीं करते। ऐसे में यदि कोई भूत प्रेत की बातें करे तो लोग हंसकर टाल देते। मगर उसी मुंबई नगरी में घाटकोपर में मौजूद एक फिल्म स्टूडियो में दिन में तो शूटिंग होती, मगर रात में उसे बंद कर दिया जाता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दर्ज की जा रही थी। रात को वहां पर चौकीदार भी रुकना पसंद नहीं करता। एक रात दो ड्रग डीलर के पास बड़ी मात्रा में ड्रग्स थी। दोनों पुलिस से भागते हुए उसी फिल्म स्टूडियो के बाहर पहुंचे। पुलिस से बचने के लिए आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। अरे यहाँ पर रात के वक्त पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दर्ज की गई है, यहाँ रात के वक्त रुकना ठीक नहीं होगा। अरे आज के वक्त भी तू भूत प्रेत पर यकीन कर रहा है? हाँ, बाहर यदि पुलिस ने हमें ढूंढ लिया ना तो जेल निश्चित है। यहाँ पर रुकेंगे तो शायद बच सकते हैं। दोनों ने वहीं पर रुकने का निर्णय लिया। जैसे वो दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रहे थे। तभी पीछे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया तो दोनों एक झटके में उस स्टूडियो के अंदर दाखिल हो गए। जैसे दोनों अंदर पहुंचे, तेजी से दरवाजा बंद हो गया। डरते हुए दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोनों थोड़ा आगे बढ़े तो पूरे स्टूडियो की लाइट अपने आप चालू होने लगी। कुछ मूवी के सेट आधे अधूरे से बने हुए थे। सामने दोनों को एक बेडरूम नजर आया। दोनों जाकर उस बेडरूम के पलंग पर लेट गए। मैं तो ऐसे ही डर रहा था। रात भर सड़कों की खाक छानते, उससे बेहतर है कि हम लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। उनकी बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक कमरे का टेम्परेचर बहुत गिरने लगा। दोनों ठंड से कांपने लगे। तभी उनको किसी की ताली बजाने की आवाज आने लगी, मानो कोई किन्नर ताली बजा रहा हो। दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी एक भारी आवाज के साथ उन लोगों का पलंग हवा में उड़ने लगा। उन दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक उनके सामने साड़ी पहने हुए एक लड़की आई जो किन्नर की तरह ताली बजा रही थी। देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। चेहरे और हाथों पर घाव के निशान थे। वो लड़की हवा में उड़ते हुए उन्हीं के करीब आ रही थी। वे दोनों डर से चिल्लाने लगे, मगर वो लड़की ने सब कुछ अनसुना कर और एक झटके से उन दोनों का पलंग जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही वे लोग दर्द से करा उठे। वो लड़की जोर से हंसने लगी। फिर उसने उन दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। कुछ देर छटपटाते रहने के बाद उन दोनों की जान निकल गई। आज रात हुई 2 मौतों को मिलाकर उस स्टूडियो में कुल 10 मौतें हो चुकी थी। सुबह सभी लोगों के मन में एक डर का माहौल था। हॉस्पिटल के लेबर रूम में विमला जी दर्द से करा रही थी। सभी डॉक्टर उसे हौसला रखने के लिए बोल रहे थे। उनके दर्द को अचानक ही सुकून मिल गया जब बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। सभी डॉक्टर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। विमला जी दर्द के कारण बेहोश हो गई थी। जैसे ही नर्स ने उस बच्चे को नहलाकर डॉक्टर के हाथ में दिया, डॉक्टर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। बच्चा एक किन्नर था। उन्होंने बच्चे के पिता को जैसे ही सच्चाई बताकर उसे सौंपा तो पिता ने अपनाने से इनकार कर दिया, मगर मां का दिल नहीं माना और उसने अपने बच्चे की परवरिश करने की ठान ली थी। विमला जी उस बच्चे को लेकर उस शहर से दूर मुंबई आ गई, जहां सब लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। विमला जी ने अपनी बेटी पुष्पा की सच्चाई सारी दुनिया से छुपा कर रखी थी और हमेशा उसे आम लड़कियों की तरह ही जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती थी। देखते ही देखते पुष्पा बड़ी हो गई थी और कॉलेज में आ गई। खूबसूरत होने के साथ साथ डांस करने में काफी टैलेंटेड थी। सभी लोग उसके डांस की बहुत तारीफ करते थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज प्रोग्राम में जब पुष्पा स्टेज पर डांस परफॉर्म करती है तो गेस्ट के रूप में आए हुए कैमरामैन नितिन की नजर उस पर टिक जाती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वे स्टेज पर पुष्पा को बुलाते हैं और उन्हें उनके साथ फिल्म करने का ऑफर करते हैं। पुष्पा बहुत खुश हो जाती है। घर पर आकर पुष्पा ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाती है, मगर माँ खुश होने के बजाय परेशान हो जाती है। बेटा, ये फिल्मी दुनिया हम लोगों के मतलब की नहीं है। तुझे पता है, जब तेरी सच्चाई लोगों के सामने आएगी तो ये लोग तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। माँ, मेरी सच्चाई जब मैं उन लोगों को बताऊंगी तभी तो उन लोगों के सामने आएगी।
वो लोग मुझे लड़की समझकर फिल्म में रोल दे रहे हैं, तो एक ट्राई करने में क्या बुराई है। माँ के मना करने के बावजूद पुष्पा नहीं मानी और ऑडिशन के लिए पहुंच गई। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ने उसे एक नजर में ही पसंद किया और उसे अपनी अगली फिल्म में साइड हीरोइन के लिए साइन भी कर लिया। अपनी पहली कमाई अपने हाथों में देखकर आज पुष्पा बहुत ही खुश थी। मंदिर जाने के बाद सीधे अपने घर पहुंची और माँ को चेक देते हुए बोली, आप तो खामखा डर रही थी, देखो वो लोग कितने अच्छे हैं, ये रहा मेरी पहली कमाई का चेक। पुष्पा की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने पुष्पा के दिल में अपने लिए विश्वास बना लिया था। वो अब उन लोगों के हिसाब से तय किए गए शूटिंग समय पर पहुंच जाती। ऐसे ही उसे एक बार देर रात शूटिंग पर बुलाया गया। उन लोगों पर भरोसा कर स्टूडियो पहुंच गई, मगर आज पूरा स्टूडियो सुनसान था। वहां पर कोई भी टीम मेंबर नहीं थे। वह डरते हुए स्टूडियो में दाखिल हुई तो सामने नशे में धुत प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए थे। आओ पुष्पा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? बाकी के लोग कहाँ हैं? अरे आज शूटिंग नहीं है बल्कि एक मीटिंग है, और ये मीटिंग खास तुम्हारे लिए ही है। तुमसे कुछ बात करनी थी। मीटिंग? उसके लिए इतनी देर रात को मुझे बुलाया? कहिए, क्या कहना है? फिल्मों की कास्टिंग के लिए तुम्हारा नाम चेंज करना है। पुष्पा बहुत ही आउटडेटेड नाम है। मगर इसका नाम क्या रखेंगे? मोना, मिनी या फिर डार्लिंग? हाँ, डार्लिंग पुष्पा। डायरेक्टर जोर जोर से हंसने लगा और उसने एक झटके में पुष्पा को कुर्सी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों उसके साथ जबरदस्ती करने लगे, मगर जैसे ही उन दोनों को उसके जेंडर की सच्चाई के बारे में पता चला तो उन दोनों का नशा ही फट गया। पूरा मूड खराब हो गया। मगर अभी इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बाहर जाकर हमारी सच्चाई लोगों को बता देगी। क्यों ना इसे यहीं खत्म कर दिया जाए। डायरेक्टर की बात सुनकर प्रोड्यूसर भी हंसने लगा। दोनों ने मिलकर उसे मारकर उसी स्टूडियो में दफना दिया। पूरी यूनिट ने रात को शूटिंग होने की बात से इनकार कर दिया। पुलिस सब और पुष्पा को ढूंढ रही थी, मगर वो किसी को भी नहीं मिली। आज उसी की आत्मा उस स्टूडियो में अपना बदला लेने के लिए भटक रही है। ऐसे ही एक रात प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों फिर किसी लड़की का नाजायज फायदा उठाने के लिए उस स्टूडियो में एक लड़की को ले आए। जैसे ही उन्होंने उस लड़की का फायदा उठाना चाहा, स्टूडियो का पूरा माहौल बदल चुका था। बंद स्टूडियो में हवा आंधी चलने लगी और उस लड़की को उनसे बचने का मौका मिल गया। तभी सामने पुष्पा की आत्मा खड़ी थी। उसका भयानक रूप देखकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों की चीख निकल गई। आप क्यों डर रहे हो? मैं तो तुम लोगों को पसंद थी ना। कहते हुए वो ताली बजाते हुए आगे बढ़ने लगी। पुष्पा के डर के कारण दोनों उस लड़की को वहीं पर छोड़ स्टूडियो से भागने लगे, मगर पुष्पा ने उन दोनों को वहीं पर दर्दनाक मौत दे दी। उन दोनों का हश्र देखकर वो लड़की भी डरने लगी, मगर पुष्पा उनके सामने आ गई। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? उस लड़की को पुष्पा ने अपनी सारी कहानी सुना दी। पुष्पा की बताई हुई जगह पर जब इंस्पेक्टर ने खुदाई की तो वहां पर पुष्पा की लाश मिली। उसका अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा को मुक्ति दी गई। अंबाड़ गांव की सरहद के पास हस्तदेव का बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। इस जगह लोग दिन में भी
मैंने ही आपको जिंदा किया है। मुझे अपनी सेवा का मौका दे। यह सुनकर उसने नेहा के गाल पर हाथ फेरा। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी प्रेमिका मंजूषा की तरह। ये तो आपके देखने का नजरिया है बस। हम दोनों मिलकर मंजूषा को भी जिंदा करेंगे, लेकिन पहले मुझे अपनी ताकत हासिल करने के लिए अभी और लोगों का मांस खाना पड़ेगा और खून पीना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे? आपका खजाना, मुझे आपसे बेहिसाब धन चाहिए। ठीक है, तुम मुझे एक शिकार ला कर दोगी, उसके बदले मैं तुमको हर बार एक गुप्त धन निकाल कर दूंगा। गांव में ठाकुर का बेटा रघुवीर रात में अपनी जीप से घूमने के लिए निकलता था। अचानक से नेहा डरी हुई हालत में भागती हुई उसकी जीप के सामने आ गई। रघुवीर ने तभी ब्रेक लगा दिए। नेहा की सांसें फूली हुई थी। कौन हो तुम और हमारे गांव के जंगल में क्या कर रही हो? मैं मेरे दोस्तों के साथ यहाँ कैंपिंग के लिए आई थी। पता नहीं कहाँ से दो भेड़िए आ गए और आपके बाकी के दोस्त कहाँ हैं? वो तो पीछे ही रह गए। एक्चुअली हम लोग इतना डर गए थे कि जहाँ जिसके कदम पड़े भाग निकले। आप प्लीज मुझे आगे ले चलिए। मेरे दोस्त मिल जाएंगे तो हमें गांव के बाहर छोड़ दीजिएगा। डरो नहीं, बैठो। ये सुनकर नेहा जीप में बैठ गई। रघुवीर ड्राइव करते हुए बार बार नेहा की तरफ देख रहा था। रुकिए रुकिए, ये जो बरगद का पेड़ है ना, यही हमारे दोस्त हमसे बिछड़े थे। ये सुनकर रघुवीर ने जीप रोक दी। नेहा इधर उधर नजरें घुमाने लगी। कहाँ रह गए? आप उनको आवाज लगाकर देखिए। हस्तरदेव, आ जाइए। कहाँ हैं आप? उसके मुंह से ये नाम सुनकर रघुवीर चौंक पड़ा। तभी जीप के सामने हस्तर आ गया और उसने धन से जीप के बोनट पर हाथ रखा। और अगले ही पल रघुवीर पर झपट पड़ा। जीप में चारों तरफ खून ही खून फैल गया। मांस के कुछ टुकड़े अजीब तरह की बदबू फैलाने लगे। मजा आ गया। अब हस्तर खुद को और ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। हस्तरदेव, मेरा इनाम। यह सुनकर हस्तर ने अपना एक हाथ जमीन पर मारा और तभी जमीन पर एक दरार आ गई। जमीन के अंदर से सोने के सिक्के उछल उछल कर बाहर आने लगे, जिसे देख नेहा की आंखें चौंधिया गई। अगली सुबह नेहा अपने फ्लैट पर पहुंच गई, जहां उसका पति बेड पर लेटा हुआ था। उसने एम्बुलेंस बुलाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और लाखों रुपए डिपॉजिट करा दिए। रात में जब वो अपने बिस्तर पर लेटी थी तो उसके कानों में हस्तर की आवाज गूंजी। नेहा, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ। हाँ, मैं आ रही हूँ हस्तरदेव। नेहा बेड से उठ खड़ी हुई। अब कैसे इसके लिए नए शिकार का इंतजाम करूं? ये सोचते हुए नेहा ने बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, उसको सामने उसकी पड़ोसन टीना खड़ी नजर आई। यार, तेरे पति को तूने इतने बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, कार भी ले ली, आखिर इतना पैसा आया कहाँ से तेरे पास? उसको देखकर नेहा की परेशानी खत्म हो गई। तेरे पास भी आ सकता है, मैं तुझे वहाँ लेकर चल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हाँ हाँ, चल चल, कहाँ चलना है बता। नेहा ने टीना को अपने साथ लिया और हस्तर के मंदिर पहुंची। यार, इसके अंदर जाना पड़ेगा क्या? हाँ यार, डर क्यों रही है, मैं हूं ना। दोनों एक साथ मंदिर के अंदर दाखिल हुई। काफी अंदर जाने के बाद उनको सामने हस्तर नजर आया, लेकिन वो किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। टीना उसके करीब गई और बोली, ये तो एकदम असली लग रहा है। उसने जैसे ही हस्तर के माथे पर हाथ रखा, उसने आंखें खोली और अगले ही पल टीना पर टूट पड़ा। उसने टीना के जिस्म के एक एक बोटी नोच खाई और उसके कंकाल को जमीन पर फेंक दिया। मजा आ गया, अब तुमको तुम्हारा इनाम देता हूँ। उसने फिर से जमीन पर हाथ मारा और नेहा को फिर से गुप्त धन दे दिया। कल तुमको मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। कौन सा काम हस्तरदेव? तुम्बाड़ के बड़े मंदिर के अंदर शिव की मूर्ति के गले में एक रुद्राक्ष की माला डली हुई है। उस माला के साथ एक चाबी है। तुम्हें कैसे भी करके उस मंदिर से वो चाबी गायब करनी है। यह सुनकर नेहा की परेशानी और बढ़ गई। अगले दिन दोपहर में जब पंडित जी बेखबर सो रहे थे, तब लाल साड़ी पहनी हाथ
ये सुनकर अब नेहा भी सोच में पड़ गई थी। तुम बेफिक्र होकर इसे खोल दो, मैं मंजूषा को जिंदा कर दूंगा और उसके बाद तुम आजाद हो। ये अच्छा होगा हस्तरदेव, क्योंकि अब मेरे पास इतना पैसा जमा हो चुका है कि मेरे पति भी ठीक हो जाएंगे और बाकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। ऐसा कहकर उसने ताला खोल डाला। ताबूत में एक खूबसूरत लड़की की लाश थी। ताजुब की बात थी कि उसका शरीर भी खराब नहीं हुआ था, लेकिन उस लड़की के सीने पर दिल की जगह एक बड़ा सा छेद था, जिससे पता चल रहा था कि मौत के पहले उसका दिल निकाला गया था। ये जिंदा कैसे होगी? इस पर हस्तर ने नेहा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, तुम्हारी मौत के बाद। ऐसा कहकर उसने अपना खूंखार पंजा नेहा के सीने में मार डाला और उसका दिल निकाल लिया। अब मेरी मंजूषा फिर से जिंदा होगी। नेहा एक पल को खड़ी रह गई। उसके सीने से खून बह रहा था। हस्तर को हैरानी से देखते देखते वो जमीन पर ढेर हो गई। हस्तर के हाथ में नेहा का दिल धड़क रहा था। उसने वो दिल मंजूषा के सीने में लगा दिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर में मंजूषा ने सांसें लेनी शुरू कर दी और इस तरफ तुम्बाड़ के लोग अपने पुरोहित और तांत्रिक के साथ हस्तर के मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, जिसका हस्तर को जरा भी अंदाजा नहीं था। मेरी जान, आखिर तुम जिंदा हो ही गई। इतने सालों बाद तुमको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जान। अब हमारे बदला लेने का वक्त आ गया है। अब हम इन इंसानों से उस एक एक दिन का हिसाब लेंगे जो हमने इस मंदिर में कैद होकर गुजारे हैं। तभी उनको दरवाजे में से कई लोग आते हुए नजर आए। ये क्या, तुम लोगों को मरने की इतनी जल्दी है कि खुद यहाँ चले आए? चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, तुझे इस मंदिर के बाहर नहीं जाने देंगे। ये कहकर सभी गांव वालों ने उस पर हमला किया, लेकिन हस्तर बहुत ताकतवर और गुस्से में था। उसने कई गांव वालों को अपना शिकार बनाया और मंजूषा भी अपने चुड़ैल वाले अवतार में आकर सब पर अपना कहर बरसा रही थी। हस्तर ने तांत्रिक बाबा पर हमला किया, तो उनके गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला की वजह से वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तांत्रिक बाबा पूर्ति की देवी की मूर्ति के सामने गए और हाथ जोड़कर बोले, हे माँ, अब आप ही हमें बचा सकती हैं। यह शैतान इस मंदिर से बाहर निकलकर फिर से इंसानों को कत्लेआम करना शुरू करे, इससे पहले आप इसको यहीं खत्म कर दीजिए। ऐसा कहकर उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। पूर्ति की देवी प्रकट हो, पूर्ति की देवी प्रकट हो। हट जाओ, जो भी आगे आया समझो उसकी मौत तय। ऐसा कहकर उसने मंजूषा का हाथ थामा और दोनों तेजी से दरवाजे की तरफ भागे। तभी पूर्ति की देवी की मूर्ति से एक रोशनी निकली। धन्य हो माता, धन्य हो। हस्तर के सामने पूर्ति देवी की आकार खड़ी हो गई। हट जाओ माँ, वरना अच्छा नहीं होगा। तेरा सर्वनाश हो हस्तर। ऐसा कहकर उन्होंने हस्तर के सर पर हाथ रखा और वो किसी बम की तरह फट पड़ा। नहीं, नहीं। पूर्ति की देवी ने मंजूषा की गर्दन पकड़ी और उसको उल्टे पैर ताबूत के पास ले गई। उसको ताबूत में डालकर उन्होंने उसके सीने में हाथ डाला और एक ही झटके में उसका दिल निकालकर ताबूत को बंद कर दिया। सभी पूर्ति देवी के सम्मान में झुक गए। ताबूत के अंदर आग लग गई। पूर्ति की देवी गायब हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। इस बार गांव वालों ने मंदिर के गेट पर अभिमंत्रित करके एक बड़ा सा ताला लगा दिया। कहा जाता है कि हस्तर अभी भी पूरी तरह मरा नहीं है। आज भी रात में मंदिर के अंदर से उसकी चीखें सुनाई देती है। मैं वापस जरूर आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। ऐसी गहरी अंधेरी रात में उस सुनसान सड़क पर पुनीत अपने भाई को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था।
भैया रुक जाओ भैया, भैया ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ प्लीज। पुनीत आवाज दे रहा था मगर उसका भाई उसकी बात को सुने बिना लगातार यंत्रवत भाग रहा था, मानो कोई उसे अपने इशारों पर चला रहा हो। वो भागते हुए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर चढ़ गया जिसका काम अधूरा पड़ा हुआ था। पुनीत भी हांफता हुआ उसके पीछे भाग रहा था। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़कर पुनीत का भाई वहां से कूद गया। जैसे ही वो कूदा, पुनीत की आंखें लाल होकर चमकने लगी और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। उसका भाई जमीन पर गिरकर मर गया। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पुनीत नीचे आकर उसका बहता हुआ खून हाथों से समेट कर पीने लगा। तभी अचानक उसकी माँ उसे आवाज देने लगी, पुनीत उठ जा बेटा पुनीत। माँ की आवाज सुनकर पुनीत पीछे मुड़कर देखने लगा। बेटा कब से आवाज दे रही हूँ, सुन तो सही। देर रात के 3 बज रहे हैं मगर अभी तक तुम्हारा भाई नहीं आया है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे चिंता हो रही है। उसके किसी दोस्त का नंबर है क्या तेरे पास? माँ की आवाज सुनकर पुनीत घबराकर उठ गया। माँ ये क्या कह रही हो, भाई सच में नहीं आया क्या? हाँ बेटा सच कह रही हूँ, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। माँ की बात सुनकर पुनीत पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया। माँ मैंने सपने में देखा कि भाई ने आत्महत्या कर ली है। पुनीत की ये बात सुनकर उसकी माँ अपनी जगह पर खड़ी हुई और पुनीत के गाल पर एक चांटा लगाते हुए बोली, होश में तो है तू? ये क्या बोल रहा है? सारा दिन ऊल जलूल पिक्चरें देखते रहते हो, उसी की तरह बातें करने लगे हो। माँ मुझे भाई की फिक्र हो रही है, मैं उसके दोस्तों को फोन लगाकर देखता हूँ। कहते हुए पुनीत अपने भाई के दोस्तों को फोन लगाने लगा मगर किसी को भी पुनीत के बारे में कोई खबर नहीं थी, न ही उसका फोन लग रहा था। तभी पुनीत की माँ के फोन पर किसी का फोन आया। माँ ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी साइड से पुनीत के भाई के मरने की खबर आई थी। उसकी माँ खबर सुनकर वहीं जमीन पर बैठ गई। पुनीत ने बात करने के लिए उसका फोन लिया और फिर अपनी माँ के साथ कार से शहर के बाहर अधूरी पड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गया। ये वही जगह थी जो पुनीत ने सपने में देखी थी। अपने सपने से डरकर पुनीत थर थर कांपने लगा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों उस ओर जाने लगे जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ पुलिस वाले और एम्बुलेंस खड़ी थी। वहाँ का नजारा देख उसकी माँ को चक्कर आने लगे। पुनीत ने उन्हें पकड़कर संभाला। तभी सामने से 2 वार्ड बॉय स्ट्रक्चर पर उसके भाई की लाश को लेकर जा रहे थे। ये नजारा देख अब पुनीत के भी आंसू बहने लगे। पुनीत अपने सपने के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता था मगर अपने भाई की मौत का दोषी वो खुद को मानने लगा था। अपने भाई की मौत के कुछ समय के बाद वो रात को जब सो रहा था, बाहर तेज हवाएं चलने लगी। कमरे की लाइट बंद चालू हो रही थी और एक काला साया उसकी खिड़की पर मंडराने लगा। जैसे कि वो काला साया खिड़की से कमरे के भीतर आया, पुनीत को नींद में ही बेचैनी होने लगी। वो अचानक ही चीख कर उठ गया। जैसे ही वो चीखा, वो काला साया वहां से चला गया। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ कमरे में आई तो पुनीत की हालत देखकर वो घबरा गई। पुनीत का पूरा चेहरा सफेद था और आंखें एकदम लाल। अपने एक बेटे को खोने के बाद वे पुनीत को लेकर ज्यादा पॉजेसिव हो गई थी। उन्होंने पुनीत को पानी पिलाया और वहीं उसके पास बैठकर उसे सुनाने लगी। कुछ देर के बाद वहीं पर बैठे बैठे उनको भी नींद लग गई थी। वो काला साया फिर उस कमरे में दाखिल हुआ। वैसे ही पुनीत को एक स्वप्न नजर आने लगा। पुनीत और उसका पालतू कुत्ता दोनों सड़क पर टहल रहे थे। अचानक ही एक काली बिल्ली उस कुत्ते के सामने आई और उसे देखकर तेजी से गुस्सा करने लगी और उसे नोचने लगी। वैसे तो पुनीत का पालतू कुत्ता बहुत ही शांत था मगर बिल्ली को अपने सामने गुस्सा करते देख कुत्ते को भी गुस्सा आ गया और वो एक झटके से अपना बेल्ट पुनीत के हाथ से छुड़ाकर उस बिल्ली के पीछे भागने लगा। पुनीत भी अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा मगर अचानक
तभी सड़क पर कहीं से ढेर सारी कार आ गई और पुनीत उस पूरे ट्रैफिक में फंसकर रह गया। उसका कुत्ता उस काली बिल्ली का पीछा करते हुए उसकी नजरों से दूर हो चुका था। वो जैसे तैसे गाड़ियों के बीच से निकलकर उसकी ओर जाने लगा। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक रॉन्ग साइड से आती हुई कार ने उसके कुत्ते को पूरी तरह से कुचल दिया। अपने प्यारे कुत्ते का ये हश्र देखकर पुनीत रोने लगा। वो बिल्ली धीरे धीरे चलते हुए पुनीत के पास आई और अपने पंजे उसके पैर पर मारने लगी। उस बिल्ली को देखकर पुनीत को गुस्सा आया और उसने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। जैसे ही पुनीत ने उसे फेंका, वो बिल्ली धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। पुनीत घबराकर उठ गया और तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर बगीचे में अपने कुत्ते को ढूंढने लगा, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो उसे ढूंढने के लिए सड़क पर आ गया। कुछ देर चलने के बाद ही उसे सड़क किनारे अपना कुत्ता मरा हुआ मिला। अब पुनीत को अपने ही सपनों से डर लग रहा था। ऐसे कैसे उसके अपनों की मौत उसे सपने में नजर आ रही थी। अगली सुबह जब उस अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया तो उसकी माँ बोली, बेटा, शायद अपने भाई की मौत का तुझे ज्यादा ही अफसोस हो रहा है। इतना मत सोच, ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता है। नहीं माँ, भाई की मौत के बाद तो मुझे लगा था शायद इत्तेफाक होगा, मगर ये इत्तेफाक नहीं बल्कि हकीकत है। मुझे इस तरह के सपने क्यों आ रहे हैं माँ? बेटा, तू ज्यादा ही सोच रहा है। मैं कल ही तुझे तेरी मौसी के यहाँ भेज दूंगी। थोड़ा सा माहौल बदलेगा तो शायद तेरा मन भी बदल जाए। अगले दिन पुनीत अपनी मासी के घर आया था। वहाँ पर उनका बेटा राघव और पुनीत दोनों भाई कम अच्छे दोस्त थे। पुनीत की सारी परेशानी उसे पता थी, इसलिए उसने पुनीत का मन बहलाने के लिए पूरा प्लान कर रखा था। दोनों भाई मूवी देखने के लिए लेट नाइट थिएटर में गए। अच्छी खासी कार्टून कॉमेडी मूवी चल रही थी। सभी लोग हंस हंस कर बेहाल हो रहे थे। तभी अचानक पूरा थिएटर का माहौल बदल गया। पूरे थिएटर में सभी को तेज ठंड लगने लगी। लोग एसी की कूलिंग कम करने के लिए जोरों से चिल्लाने लगे। अरे हम लोगों की कुल्फी जमाने का इरादा है क्या? कूलिंग इतनी क्यों बढ़ा रखी है? थिएटर का स्टाफ कुछ समझ पाता उसके पहले ही स्क्रीन पर शमशान का नजारा दिखाई देने लगा। स्क्रीन पर कुछ जली हुई चिता और लाशें नजर आ रही थी। ये क्या मजाक लगा रखा है? अच्छी खासी पिक्चर चल रही थी, तुमने प्रोजेक्ट पर रील चेंज कर दी। फिर से वही मूवी लगाओ। लोग चिल्ला रहे थे, मगर तभी जलती हुई चिता में से एक लाश उठकर खड़ी हो गई और स्क्रीन से बाहर निकलकर धीरे धीरे पुनीत की ओर बढ़ने लगी। वो पुनीत के ठीक पास में आकर बैठ गई। पुनीत जोर से चीख पड़ा। जैसे ही वो चीखा, उसके भाई ने उसे हिलाया। क्या हुआ पुनीत? कोई परेशानी है क्या? तुम चीख क्यों रहे थे? अपने भाई की बात सुनकर पुनीत बोला, चल यहाँ से, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ तो गलत है। पर क्या गलत है? मुझे बताना। अच्छी खासी पिक्चर चल तो रही है। अपने भाई की बात सुनकर पुनीत ने स्क्रीन की ओर देखा तो वही कार्टून कॉमेडी मूवी चल रही थी। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर शमशान का नजारा था और वहाँ से एक लाश उठकर मेरे बगल में आकर बैठ गई। कहते हुए उसने जैसे ही अपने बगल वाली सीट पर देखा तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो पुनीत को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरे पर रहस्यमय हंसी। क्या आप लाश से डर गए? बोलकर बच्चा जोर जोर से हंसने लगा और अचानक हवा में गायब हो गया। राघव, चल यहाँ से, मुझे नहीं देखनी ये पिक्चर। अरे क्या हुआ? कुछ बता तो सही। अचानक ही उठकर चल दिया। कहता हुआ पुनीत मासी का बेटा उसके पीछे पीछे आने लगा, मगर पुनीत उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। देर रात हो गई। सड़क पर लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी थी। पुनीत और राघव दोनों कार से घर की ओर लौट रहे थे। तभी कार में एक झटका आया और झटके से उसके विचार की तंद्रा भंग हो गई। कार है नियंत्रित सी सड़क पर भाग रही थी। राघव, क्या कर रहा है? कार को ढंग से चलाना। कहते हुए पुनीत ने ड्राइवर सीट की ओर देखा तो वहाँ पर राघव की जगह एक काला साया था। वो पुनीत की ओर देखकर हंसने लगा। पुनीत तेजी से चीखकर उसे कार रोकने के लिए कह रहा था, मगर वो साया कार को तेजी से भगा रहा था। पुनीत चलती हुई कार में से नीचे कूद गया। वो साया हवा में उड़ता हुआ उसके सीने पर आकर बैठ गया।
और उसकी छाती को अपने बड़े बड़े नाखूनों से चीर दिया। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हुआ? कौन है और किसका? तूने क्या बिगाड़ा है? राघव के बोलते ही पुनीत मानो होश में आया हो। वो अपने आप को देखने लगा। खुद को ही सही सलामत पाकर उसने गहरी सांसें ली। राघव, मुझे ना जाने क्या हो गया है, ना जाने क्या क्या नजर आता है। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं भाई। रिलैक्स यार, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। अभी कुछ समय पहले ही तेरा हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है। मासी एक बेटे को तो वो खो चुकी है। यदि तुझे कुछ हो गया तो वो नहीं जी पाएगी, इसलिए खुद को इन सारी टेंशन से दूर रख। दोनों घर आ चुके थे। पुनीत, राघव दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। राघव को तो सोते ही नींद आ गई, मगर पुनीत की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। आधी रात के वक्त कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। उस दस्तक को सुन पुनीत खिड़की की ओर देखने लगा। वहाँ पर कोई नहीं था। दोबारा जब दस्तक हुई तो वो अपनी जगह से उठकर कमरे से लगी हुई बालकनी में पहुंचा। कोने का हाथ पकड़ लिया। मुझे जाने दो। मेरी मौत ही सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। जिसका दिल मेरे सीने में धड़क रहा है वो मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। राघव ने पुनीत की एक भी बात नहीं सुनी और उसे अपने साथ लेकर नीचे आ गया। अगली सुबह जब घर के लोगों को पुनीत ने रात की सारी बात बताई तो उन लोगों ने उस लड़की की मुक्ति के लिए पूजा की और उस लड़की की आत्मा को शांति मिल गई। उसके बाद पुनीत को कभी भी पूरे सपने नहीं आए। शाम का समय था। समंदर किनारे पानी में पैर लटकाए वरुण बैठा हुआ था। उसे किसी का इंतजार था। वो बार बार घड़ी को देखता, फिर सामने पानी में देखने लगता। तकरीबन आधे घंटे के इंतजार के बाद उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा।
प्रिया वो खुश होते हुए उसके गले लग गया। वरुण, तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? मैंने कहा था ना, मैं 7 बजे से पहले नहीं आने वाली। क्या करूं, मुझे तो तुम्हारा इंतजार करना भी अच्छा लगता है। वरुण, ये बातें हमारे बीच बहुत हो चुकी। ये बताओ, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? वो 50,000 की जॉब छोड़ी कि नहीं? प्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, लग जाएगी। पिछले 6 महीने में तुम कोशिश ही कर रहे हो। पहले अच्छा खासा 2.5 लाख रुपए महीना कमाते थे तुम। तुम्हारी फूटी किस्मत कि कंपनी में आग लग गई। तुम एक बार मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दो, मैं उनको सब समझा दूंगा। वरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो लोग मुझसे। इसीलिए मैंने 1 साल से उन्हें रोक के रखा था। अब और नहीं रोक सकती। अगर अगले 2 महीने के अंदर तुम्हारी अच्छी जॉब नहीं लगी तो भूल जाना मुझे। वो लड़का 3 लाख महीने कमाता है, बहुत खुश रखेगा मुझे। ऐसा कहकर प्रिया वहां से चली गई। वरुण को उसके बदले तेवर देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी वही प्रिया है जो घंटों उसके साथ प्यार वफा की बातें किया करती थी। उसने अपने दिमाग को दूसरी जगह लगाने के लिए अपने पिता के कमरे में रखी अलमारी से किताबें निकाली और आखिरकार उसे एक किताब मिली, शैतानों की गुफा का खजाना। वो बेड पर गया और उसे पढ़ने लगा। न जाने उसमें ऐसा क्या लिखा था कि उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने अगले ही दिन अपने 3 दोस्त नवीन, सुशांत और मेघना को घर बुलाया। मैं जो कुछ भी बताऊं उसे मजाक नहीं समझना, मैं हम सभी के भले के लिए ही बता रहा हूं। अरे तो बोलना, बात क्या है? क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है? महेशपुरी के जंगलों में एक मायावी गुफा है और ये दावा है कि उसके अंदर अरबों रुपए का खजाना रखा है। वो गुफा दिन में तो आम दिखाई देती है, लेकिन अमावस्या की रात वो अपने खजाने का दरवाजा खोल देती है। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उसके बाद वरुण ने उनको घंटों कुछ समझाया, जिसके बाद वो उसके साथ चलने को राजी हो गए। अमावस्या की रात वो चारों कंधों पर बैग और हाथों में टॉर्च लिए हुए महेशपुरी के जंगल में पहुंचे। उसके अंदर जाकर काफी देर चलने के बाद उनको एक गुफा नजर आई, जिसके अंदर घनघोर अंधेरा था। यही वो गुफा है, चलो चलते हैं। यार, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं अंदर कोई जानवर हुआ तो? करोड़ों का सवाल है, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। ये सुनकर मेघना ने आगे कुछ नहीं कहा। वो सभी गुफा के अंदर घुस गए। सामने की तरफ टॉर्च मारते हुए वो अभी कुछ कदम आगे चले ही थे कि उन्हें एक भयंकर आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि गुफा के मुंह के आगे एक बड़ा सा पत्थर अपने आप खिसक गया और गुफा का मुंह बंद हो गया। तभी एक बेहद डरावना साया उनके सरों के ऊपर से गुजर गया। क्या था वो जो हमारे सरों के ऊपर से गुजरा? और ये दरवाजा भी बंद हो गया। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? यस यस, परफेक्ट। हम यहाँ फंस चुके हैं और तू खुश हो रहा है? अरे यार, गुफा बंद हो गई है, इसका मतलब हम सही गुफा में हैं। किताब में यही लिखा था, गुफा में जाने के बाद 10 कदम चलने पर ही उसका दरवाजा बंद हो जाएगा। और जब हमें वापस जाना हुआ तो? वापस जाने का रास्ता खजाना मिलने के बाद नजर आएगा। जिस जगह खजाना होगा ऐसा ही दरवाजा हमें वहां खुला नजर आएगा। आ गए हमारे लिए नए नए शिकार। ये आवाजें सुनकर वो सभी डर गए और सुशांत बोला, ये आवाजें किसकी है, इतनी डरावनी? इन पर ध्यान मत दो, ये तिलस्मी गुफा है, हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब उन सभी के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। गुफा का दरवाजा बंद था, इसलिए वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मजबूरन इन लोगों ने आगे कदम बढ़ाए। तभी अचानक से जमीन फट गई
और चारों नीचे गिरने लगे। वो चारों ऐसे ही काफी देर इधर उधर देखा तो उसे हर जगह जंगल ही नजर आ रहा था। ये लोग कहाँ चले गए? इनको अब कैसे ढूंढूं? क्या वहाँ कोई है? जरा इधर आओ। कौन है? डरो नहीं, मेरे पास आओ। नवीन उस आवाज की तरफ रवाना हो गया। उसने देखा कि सामने एक टीले पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की लेटी है और उसके पास ही एक खजाने का बक्सा रखा हुआ है। इधर देखो, तुम्हारा ध्यान तो मुझ पर है ही नहीं, मेरे खजाने पर है। इस पर नवीन ने उस लड़की को देखा। गोरा सुडोल बदन और उसके ऊपर बहुत ही कम कपड़े थे, जिसे देखकर किसी भी मर्द का मन मचल जाना एक संभव सी बात थी। वो नवीन के करीब आ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर तुम ये खजाना चाहते हो तो मेरे साथ कुछ लम्हे गुजारो। मुझे अब तक किसी मर्द ने छुआ नहीं है। सुबह होते ही मैं खुद तुमको इस खजाने के साथ विदा करूंगी। ऐसा कहकर वो वापस उस टीले पर जाकर लेट गई और हाथ के इशारे से नवीन को अपने पास बुलाने लगी। नवीन भी चेहरे पर चमक लिए उसके पास पहुंचा। उसने एक ही झटके में नवीन का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। नवीन उससे लिपट गया। आपका शरीर तो बहुत ही ठंडा है। इस दुनिया की औरतें ऐसी ही होती हैं। ऐसा कहकर उसने नवीन की कमर को अपने हाथों में कस लिया। कुछ देर नवीन को वो बड़ा ही अच्छा लगा। फिर उसने महसूस किया कि उस लड़की की पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है। ये क्या कर रही हो तुम? इतनी जोर से क्यों पकड़ रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। नवीन उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस लड़की के अंदर मानो 10-10 आदमियों की ताकत थी।
जो खजाने का बक्सा था उसके अंदर अपने आप खून जमा होने लगा और सारा खजाना खून में ढक गया। इस तरह वरुण, मेघना और सुशांत को समझ नहीं आ रहा था कि नवीन आखिर कहां रह गया। क्या सच में इन्हें कोई खजाना मिलेगा या फिर ये भी मौत का शिकार हो जाएंगे? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग। अब तक आपने देखा राहुल अपनी मां के मना करने के बावजूद अपने कजिन के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली को बेचने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। राहुल डरते हुए उस पुरानी हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर ऐसा लगा कि वो उस हवेली की भूल भुलैया में कहीं फंस गया हो। उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों में किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। उसने घड़ी की ओर देखा तो लगभग 2 बज रहे थे। अब उसे इस भूतिया हवेली में डर लगने लगा था। रोने की आवाज अब तेज होती जा रही थी। मितेश भैया, कहाँ हो? जल्दी से सामने आ जाओ, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। कहते हुए वो हवेली के वीरान कमरों से होता हुआ एक तहखाना के भीतर पहुंच गया। तहखाने में उसके पैरों के नीचे कोई गोल गेंद जैसी चीज आई। वो लड़खड़ाकर फर्श पर औंधे मुंह गिर गया। उसने हाथ में लेकर देखा तो वो मितेश का सर था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी मानो 8-10 दिन पहले मरा हो। राहुल डरकर उसे फेंक उल्टे पैर वापस भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी के रोने की आवाज अभी भी उसके कानों को छीन रही थी। वो डरते हुए मोबाइल की तरफ देखने लगा, मगर उसमें भी कोई नेटवर्क नहीं था। वो उस हवेली में से एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में भाग रहा था, मगर वो हर बार वहीं लौटकर दीवार पर लटकी हुई अपनी तस्वीर के पास आ जाता। वो बुरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया था। उसे कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे ठीक सामने मितेश नजर आता है। वो पहले तो हैरान हो जाता है, मगर फिर भागकर उसके करीब जाकर उसे गले से लगाकर गुस्से में बोला, भैया कहाँ चले गए थे आप? मैं कितना परेशान हो गया था, और ये देखो रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। हम लोग यहाँ से जल्दी निकल चलते हैं। आपको पता है अभी मैं तहखाने में। राहुल की बात पूरी भी नहीं हुई और मितेश ने उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए उसे एक झटके में खुद से अलग कर दिया। दूर रह मुझसे, पास से धोखे की बू आ रही है। धोखा? कैसा धोखा? वही धोखा जो तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादाजी को दिया था। वो अकेले ही इस पूरी जायदाद को हड़पना चाहते थे और आज तुम भी उसी इतिहास को दोहरा रहे थे। मगर अब मुझे जब सब पता है तो मैं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। मितेश के चेहरे पर हैवानियत नाच रही थी। उसकी लाल आंखों से खून की धार बहने लगी और वो जोर जोर से रोने की वही आवाज जो थोड़ी देर पहले सुनाई दे रही थी वापिस आने लगी। अब आवाज की दिशा साफ थी। आवाज एक अलमीरा से आ रही थी। मितेश भी उस ओर देखने लगा। राहुल ने आगे बढ़कर जैसे ही वो अलमीरा खोला, एक कंकाल उसके ऊपर गिर गया। राहुल की आंखों में जो खौफ था वो अब और बढ़ गया। वो डरकर पीछे हटने लगा। एक और मितेश की आत्मा उसे मारने के लिए खड़ी थी, तो दूसरी तरफ कंकाल। वो कुछ समझ पाता उससे पहले राहुल के सामने वो आत्मा आ गई जो थोड़ी देर पहले उसको वहां से जाने के लिए बोल रही थी। रुक जाओ मितेश, अब बहुत हुआ ये मौत का खेल। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा खानदान खत्म होने की कगार पर आ गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मगर अब और नहीं, राहुल हमारे खानदान का आखिरी वंशज है। उसे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रोक दो ये खून खराबा। यह सुन मितेश की आत्मा गुस्से से उसकी ओर देखने लगी और मितेश भारी आवाज में बोला, वाह ताऊसा, जब आपने गलत कदम उठाया था तब कुछ नहीं, और आज जब आपके वंशज की बात आई तो आप ये सब रोकने के लिए कह रहे हो। मेरे दादू साका में आखिरी वंशज था जो अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल भी नहीं बचेगा और इसी के साथ खत्म हो जाएगी हमारे खानदान की पिछली 4 पीढ़ियों से चलती आ रही दुश्मनी भी। रुक जाओ मितेश, अपने दादा के जैसे सामने नजर आ रही बात को नजरअंदाज कर अपने ही खानदान को खत्म ना करो। सुनो, 50 साल पुराना हवेली का। मितेश और राहुल के परदादाजी अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शराब की महफिल सजाए हुए थे। यार धनीराम, मुझे ये हवेली खरीदनी है,
तू जो बोले इसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हम ठाकुरों की हवेली हमारा अभिमान होती है और तू साला हमसे हमारा वो अभिमान लेना चाहता है। तेरे पास 2 पैसे क्या आ गए, ठाकुरों की बराबरी करना चाहता है। कहते हुए उन्होंने उसके कंधे पर एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। तूने इस हवेली के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया, अपनी दोस्ती का भी ख्याल नहीं रहा तुझे। अब तू देखना, ना ये हवेली रहेगी ना तेरा खानदान, सब कुछ खत्म कर दूंगा। साले बहुत देखे तेरे जैसे, भाग यहाँ से, जो बन पड़े कर लेना। अपनी इतनी बेइज्जती के बाद धनीराम और मनीराम का दोस्त एक तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा काल भैरव की जय हो। तुम यहाँ पर आज कैसे रास्ता भूल गए? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। वो धनीराम और मनीराम खुद को क्या समझते हैं? मैं उनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, उसी पर मारक क्रिया। वैसे भी मनीराम माँ काली का उपासक है, उस पर तंत्र क्रिया का कोई असर नहीं होगा। उसे मैं देख लूंगा। आप बाकी घर के लोगों को इस तरह भ्रमित कर दो कि वो लोग आपस में ही लड़कर मर जाएं। ना ठाकुरों का खानदान रहेगा, ना कोई उस हवेली का वारिस। कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा। अमावस्या की रात को तांत्रिक ने शमशान में सिद्धि हासिल कर एक चिता की राख धनीराम और मनीराम के घर पर छिड़क दी। 1-2 दिन के बाद ही घर में कलह शुरू हो गया। सभी लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। मनीराम माँ काली का भक्त था, इसलिए उस पर तांत्रिक की क्रिया का कोई असर नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक घर के लोगों को क्या हो गया। मनी, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, तू ही है जो उस दिन मंकू की बातों में आकर आज ये हवेली बेचना चाहता है, इसलिए घर वालों के बीच आपस में लड़ाई करवा रहा है। मगर तू अपने इरादे में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मनीराम उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर धनीराम मानने को तैयार नहीं था। उसी रात मंकू ने मनीराम को मारकर अलमीरा में बंद कर दिया और घर वालों से हवेली खाली करने को बोलने लगा। मनीराम ने ये हवेली मुझे बेच दी है, अब तुम लोगों का इस पर कोई हक नहीं है। ये हवेली जल्दी जल्दी खाली करो। उसकी बात सुनकर सभी आपस में लड़ने लगे और उन लोगों ने तंत्र क्रिया के प्रभाव में आकर एक दूसरे को मार दिया। उसके बाद मंकू वहां पर रहने से डरने लगा। अब वो हवेली वीरान थी। हवेली के छोटे छोटे 2 वारिस राहुल और मितेश उन दिनों अपने नाना के यहाँ थे। वो दोनों बच गए। मितेश, जब 15 दिन पहले तुम इस हवेली को बेचने के इरादे से आए थे, तब धनीराम यानी तुम्हारे परदादा ने तुम्हें मार दिया था। अब केवल राहुल ही हमारा वंशज है, वो ही तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। राहुल, आने वाली अमावस्या तुम्हें इस हवेली को अग्नि के हवाले कर इस पर की गई तंत्र क्रिया को समाप्त करना होगा। उसके बाद ही हम सबकी मुक्ति हो सकती है। मनीराम की बातें सुनकर मितेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राहुल को मारने का इरादा छोड़ दिया। अमावस्या के दिन राहुल ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया और फिर उस हवेली को आग के हवाले कर दिया। आज उसके सभी पूर्वजों को मुक्ति मिल गई थी और उस हवेली का शाप भी खत्म हो गया।